मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम लोग कवर करेंगे बजट 2023-24। बजट 2023-24 तो फटाफट सब लोग हो जाए तैयार, कर दें एक एक लाइक और शेयर जरूर करें और अपने नोट्स खोल लें और नोट्स को प्रॉपरली जो भी डेटा आपको दिया जाएगा उसे आप नोट करेंगे। तो सब लोग फटाफट रेडी रहें और हर बार की तरह मानसिक कसरत भी हर वीडियो में हमारे मानसिक कसरत चलती रहती है, जिससे आपका जो कुछ पढ़े हैं कुछ रिवाइज होता रहे या कुछ जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको कुछ नई जानकारी होती रहे। हम लोग बजट 2023-24 को बहुत अच्छे से समझ सकें, ये बात पहले हमने जनवरी के करंट अफेयर्स में भी आपको बताई थी, फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर ये दो क्लासेज हैं, बड़ी बेसिक क्लासेज हैं, मैंने पढ़ा रखी हैं। बजट क्या है और बजट के कुछ टर्म्स हैं, बजट घाटा है, ये बहुत ही जरूरी हैं। अगर आपको कभी भी बजट पढ़ना है, जैसे इस बार हम लोग बजट 2023-24 पढ़ने जा रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। तो आप इस बजट के पहले अगर हमारी ये क्लास नहीं देखे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप मेरी इस क्लास को जरूर देख लें, उसके बाद इस बजट को देखें। तो फिर इस क्लास को देखने के बाद आज के बाद कभी भी अपने से बजट को जानना, पढ़ना, समझना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बहुत आसानी से आप भी अच्छी समझ बना पाएंगे और बेहतर नोट्स बना पाएंगे और एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का उत्तर अच्छे से आप दे पाएंगे। खैर, आप ये दोनों क्लास देखें। आइए फिर भी हम लोग जल्दी से कुछ बजट के बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं, फिर बजट 2022-23 पर बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो बात करते हैं किसकी, कि ये देखिए बजट जो है उस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रांसीसी शब्द से हुई है। फ्रांसीसी शब्द बूजे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। दरअसल बजट प्रणाली की शुरुआत हुई इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से। इंग्लैंड में सबसे पहले रॉबर्ट वालपोल, वहां के प्रधानमंत्री, उन्होंने सबसे पहले देश का लेखा जोखा संसद में प्रस्तुत करने के लिए एक चमड़े के थैले में डॉक्यूमेंट लेकर के सदन में आए और वहीं से उस चमड़े के थैले को बूजे कहा जा रहा था और बूजे शब्द से ही धीरे धीरे बजट शब्द बन गया। ठीक, तो ये जो बजट शब्द है, बजट प्रणाली की शुरुआत होती है इंग्लैंड से। इसके जनक हैं रॉबर्ट वालपोल और बजट शब्द आया है फ्रांसीसी शब्द बूजे से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो आमतौर पर आप देखे होंगे कि पहले निर्मला सीतारमण जी आजकल हमारी क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री ही बजट प्रस्तुत करते हैं सदन में। तो वो इस समय थोड़ी परंपरा बदल चुकी है, लेकिन इनके पहले तक भारत में भी संसद में बजट प्रस्तुत करने से पहले जो बजट डॉक्यूमेंट होता था प्रतीकात्मक रूप से, उसे वित्त मंत्री चमड़े के थैले में ही लेकर के आते थे। फिर हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने इस परंपरा को बदलते हुए भारतीय परंपरा अनुसार लाल कपड़े में भारत के बजट दस्तावेज को बांध करके सदन में प्रस्तुत किया। और वर्तमान में पेपरलेस बजट है, यह पेपरलेस बजट है, इसका मतलब डिजिटल फॉर्म में वित्त मंत्री लेकर के आते हैं और वो भी लाल कपड़े में, चूंकि भारतीय परंपरा में जो खाता बही होती है वो लाल कपड़े में बांध करके ही लाया जाता है। ठीक, तो भारत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत 1860 में हुई है। भारत में इसकी शुरुआत 1860 में हुई है और भारत में जेम्स विल्सन भारतीय बजट प्रणाली के जनक माने जाते हैं। 1860 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में जेम्स विल्सन ने सबसे पहली बार कुछ लेखा जोखा प्रस्तुत किया था, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक, अगर बात करें कि भारत में बजट क्यों प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पीछे कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं। संवैधानिक बाध्यता है अनुच्छेद 266। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिरकार बजट प्रस्तुत ही क्यों किया जाता है। तो बजट आर्टिकल 226 संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत बाध्यता है बजट प्रस्तुत करना। अब आइए देखते हैं कि बाध्यता क्या है आखिरकार। दरअसल अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि की बात की गई है और यहां साफ साफ लिखा है कि संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से एक भी पैसा आहरित नहीं किया जा सकता है।
तो सरकार पैसा आहरित कैसे करे? इसके लिए अब हर दिन सदन वर्ष भर सदन सत्र में नहीं रहती है, बीच बीच में आती है। तो अगर मान लेते हैं कि अगले महीने ही या 10 दिन में ही या कल ही पैसे की आवश्यकता है, तो आज अचानक सदन नहीं बुलाई जा सकती। सदन अगर सत्र में भी है तो सदन बाधा भी पहुंचा सकती है, या उतनी संसदीय प्रक्रिया पालन होने में कई दिन लग जाएं। तो प्री अप्रूवल, संसद से प्री अप्रूवल साल भर के खर्चे का जो अनुमानित आय व्यय होता है उसका प्री अप्रूवल पहले ही संसद से अनुमोदित करवा लिया जाता है। लेकिन यह अनुमान होता है, बाद में इन अनुमानित आंकड़ों में परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो बाद में कई बार अनुपूरक बजट या बजट के साथ ही संशोधित आंकड़े भी आते हैं। ठीक, अगर बात करें कि भारत के संविधान में क्या बजट संबंधी प्रावधान कहां दिए गए हैं, अगर बात किया जाए कि भारत के संविधान में बजट संबंधी प्रावधान कहां दिया गया है, तो इसके बारे में प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में भारत के संविधान में बजट शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है, लेकिन उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में संविधान में अनुच्छेद 112 में इसके बारे में प्रावधान है, लेकिन वहां बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। ठीक, बात करें अगर बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है वित्त मंत्रालय। देश की वित्त मंत्री क्या करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में हर साल बजट, आने वाले सत्र के लिए बजट प्रस्तुत करते हैं, और बजट जिस दिन प्रस्तुत किया जाता है उसके एक दिन पहले देश में संसद में आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे। बजट जो होता है वो आने वाले वित्तीय वर्ष का सरकार का आय व्यय का लेखा होता है, विवरण होता है। लेकिन आर्थिक सर्वे जो होता है वो बीते वित्तीय वर्ष, चल रहे वित्तीय वर्ष और भविष्य का अनुमान, इन सब को समेकित करते हुए पूरे देश की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य बताता है, हालचाल बताता है। अर्थात आर्थिक सर्वे में इकोनॉमिक्स के हर क्षेत्र के परफॉर्मेंस की किस पोजीशन पर कौन है, कहां कितना ग्रोथ है, ग्रोथ रेट कितना मिला, कहां अनुमानित है, वो सब की बात होती है। और बजट में जो वित्तीय वर्ष आने वाला होता है उसमें उसका अनुमानित आंकड़ा होता है। ठीक, बात करें रेल बजट, आम बजट की, तो वर्तमान में तो रेल बजट और आम बजट एक साथ मर्ज कर दिया गया है, लेकिन 2017-18 से पहले अर्थात अंतिम बार 2016-17 के बजट सत्र में रेल बजट और आम बजट अलग अलग आया था। भारत में 1924 से 2016-17 तक रेल बजट और आम बजट अलग अलग आता था। रेल बजट सदन में रेल मंत्री प्रस्तुत करता था और आम बजट, जनरल बजट, देश का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता था। लेकिन 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया है, अर्थात अब देश का एक बजट आता है, वो है आम बजट। उसी में रेल विभाग को भी एक देश का विभाग मानते हुए धन आवंटित कर दिए जाते हैं। ठीक, पहले तो सामान्य परंपरा थी कि 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो परंपरा है वो 1 फरवरी को है। तो बजट 2023-24 कब आया होगा? 1 फरवरी 2023 को सदन में प्रस्तुत किया गया, और आर्थिक सर्वे उसके एक दिन पहले अर्थात 31 जनवरी को सदन में प्रस्तुत किया गया होगा। ठीक, तो याद रहे 31 जनवरी 2023 को इकोनॉमिक सर्वे आया, 1 फरवरी 2023 को भारत का 2023-24 सत्र के लिए बजट प्रस्तुत किया केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने। ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये पूरा तैयार कराता है कौन? ये पूरा का पूरा तैयार इकोनॉमिक सर्वे जो डॉक्यूमेंट होता है, वो दस्तावेज तैयार होता है हमारे वित्त मंत्रालय में। जो आर्थिक इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है उसकी देखरेख में बजट और आर्थिक सर्वे तैयार होता है। आर्थिक सर्वे जो देश के आर्थिक सलाहकार होते हैं उनके निगरानी में, उनके नियंत्रण में तैयार होता है। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे जो देश के आर्थिक सलाहकार होते हैं उनकी निगरानी में तैयार होता है। अगर बात करें कि ये जो बजट दस्तावेज है उसमें कितने वर्ष के आंकड़े एक साथ होते हैं, तो देखिए 3 वित्तीय वर्ष के आंकड़े एक साथ होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक मनाया जाता है, भारत का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। फटाफट आप जो भी बेसिक्स आपको दिए जा रहे हैं वो आप नोट करेंगे और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, जल्दी से आप बताएंगे। बिल्कुल सही, जो लोग बता पा रहे हैं
कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो देखिए फरवरी 2023 में 1 फरवरी 2023 को भारत में 2023-24 बजट सत्र के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, बजट अनुमान आया है। तो जो 2023-24 सत्र है वो शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 से, लेकिन जो आने वाला है इसका मतलब अभी आया नहीं है, वो आने वाला है उसको 1 फरवरी 2023 को ही प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि 226 आर्टिकल 226 के अंतर्गत प्री अप्रूवल सत्र शुरू होने के पहले बजट वित्तीय सत्र शुरू होने के ठीक पहले ही पूरा ये संसदीय प्रक्रिया का अनुपालन कर लेना जरूरी होता है, इसीलिए पहले ही इसे ले लिया गया है। तो जो नहीं आया है, जो आने वाला है, अर्थात बजट 2023-24 के लिए अनुमानित आंकड़े आए हैं, अनुमानित आंकड़े आए हैं, क्योंकि अभी अनुमान ही लगा सकते हैं, जो आने वाला समय है तो अनुमानित आंकड़े हैं। लेकिन जब 1 फरवरी 2023 को 2023-24 का बजट आ रहा था तो उस समय 2021-22 अंतिम हो चुका था। ये पहली बार यह फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है और 2022-23 के सत्र में है, जो 31 मार्च 2023 तक रहेगा, और 2023-24 आने वाला है जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। इसका मतलब जब कभी भी बजट आता है तो एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका होता है, एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है, एक फाइनेंशियल ईयर आने वाला होता है। जैसे उदाहरण के रूप में जब हम 1 फरवरी 2023 का बजट देख रहे थे तो उस समय सदन में जब प्रस्तुत हो रहा था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में थे, आने वाले 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए अनुमान आ रहे थे और पहली बार 2021-22 का अंतिम आंकड़ा आया था, क्योंकि इसके पहले वाले में ये भी बीच का फाइनेंशियल ईयर था। तो देखिए किसी भी बजट दस्तावेज में एक तो बीते सत्र का अंतिम आंकड़ा होता है, चालू सत्र का संशोधित आंकड़ा, क्योंकि पिछली बार ये अनुमान था उसमें कुछ परिवर्तन हो चुके होते हैं, और आने वाले वित्तीय सत्र के लिए अनुमानित आंकड़ा होता है। तो एक साल 3 आंकड़े होते हैं। आर्थिक सर्वे में अंतिम आंकड़े आ चुके होते हैं, काफी हद तक आर्थिक सर्वे में अंतिम आंकड़े आ चुके होते हैं। तो कभी भी किसी भी बजट दस्तावेज में एक साथ 3 फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े होते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और डिटेल समझने के लिए हमने 2 क्लास आपको सजेस्ट की है, वो 2 क्लास जरूर देख लें, वो हमेशा के लिए बहुत ही बेसिक क्लास है और बहुत ही जरूरी क्लास है। चलिए बात करते हैं बजट 2023-24 को। सब लोगों को यहां तक की बात समझ में आ गई होगी और अब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग आंकड़ों पर बात करेंगे बजट 2023-24 के। तो देखिए बजट 2023-24 के आंकड़े आपके सामने दिखे हैं। आकार की बात करें कि बजट 2023-24 ने सरकार का कुल कितना आकलन है कि हम कितना अनुमानित आकलन है कि खर्च करेंगे, तो 45.3 लाख करोड़ रुपए। लेकिन पिछले बजट सत्र में अर्थात जो चल रहा है 2022-23 में सरकार ने 39.45 लाख खर्च करने का क्या किया था, अनुमान लगाया था। तो बजट अनुमान पिछली बार बजट का आकार 39.45 लाख करोड़ रुपए था, इस बार उससे बढ़कर के 45.3 लाख करोड़ रुपए है। तो बजट 2023-24 में सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं, जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो कितना बड़ा है, वो 45.03 लाख करोड़ का है। सरकार, वो बेसिक क्लास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सरकार के समस्त आय को 2 हिस्से में बांटा जाता है, राजस्वगत प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, और समस्त खर्चे 2 हिस्से में बांटे जाते हैं, राजस्वगत और पूंजीगत व्यय। अगर बात करें कि 45.3 लाख करोड़ रुपए जो सरकार खर्च करेगी, उसमें जो राजस्व प्राप्ति होगी वो कितना होगी, जो राजस्व प्राप्ति करेगी सरकार 26.32 लाख करोड़ रुपए, और पूंजीगत प्राप्तियों में बताया गया है कि 18.7 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करेगी। ठीक, तो देखिए 2023-24 सत्र का जो बजट है उसका आकार है 45.3 लाख करोड़ रुपए, और इसके पहले बीते सत्र में 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट था। और इस बजट सत्र में जो राजस्व प्राप्ति बताई गई है कि कहां से करेंगे, राजस्व प्राप्ति कितना करेंगे 26.32 लाख करोड़ रुपए, और पूंजीगत प्राप्ति करेंगे 18.7 लाख करोड़ रुपए। ठीक, तो देखिए इसे आप ध्यान देंगे और इस आंकड़ों को नोट करेंगे, और आंकड़े तो लाख करोड़ रुपए में ही होते हैं। ये सीधी सी बात है कि जैसे आप
आपका बजट हो कि अगर आपने अनुमान लगाया है कि हम एक साल में 1000 रुपया खर्च करेंगे, अब आप ये बात बताते हैं तो ये आपका बजट है। वैसे ही देश का बजट है, देश ने कहा कि 45.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब इसमें से आपके पास जो 1000 रुपया आएगा उसके दो स्रोत हैं, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। आपको बताना होगा कि आप राजस्वगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति कहां कहां से कितना प्राप्त करेंगे। वैसे ही सरकार ने बताया है कि राजस्वगत प्राप्ति हम इतना 26.32 लाख करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 18.7 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करेंगे। ठीक, इसके अलावा छोटा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लें। वैसे तो बेसिक क्लास में आप जाकर के देखेंगे, लेकिन एक बार देख लें। बजट घाटा, एक शब्द होता है बजट घाटा। बजट घाटा किसे कहते हैं? सरकार के कुल खर्च से कुल आय निकाल देने पर अगर माइनस में है तो उसे कहते हैं बजट घाटा। कुल खर्च कुल आय, कुल खर्च का मतलब राजस्वगत व्यय, पूंजीगत व्यय। कुल आय का मतलब राजस्वगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। अर्थात अगर आय से व्यय ज्यादा है, आय से व्यय ज्यादा है तो कहेंगे कि क्या है? बजट घाटा है। ठीक, और अगर आय और व्यय बराबर है तो क्या कहा जाएगा? बजट घाटा शून्य है। अगर आय ज्यादा है, खर्च कम है तो कहेंगे सरप्लस बजट है। लेकिन आमतौर पर विकासशील देशों में आमतौर पर घाटे का ही बजट बनाया जाता है, क्योंकि घाटे के बजट से धीरे धीरे ये उत्तरोत्तर प्रगति का भी सूचक है। हाँ, लेकिन घाटा नियंत्रित हो और ये धीरे धीरे क्या होता है? जीडीपी बड़ा किया जाता है, इकोनॉमी को बड़े करने का तरीका भी है। ठीक, राजस्व घाटा किसे कहते हैं? तो कुल खर्च में से कुल प्राप्ति निकाल दिया जाए, जो बचेगा उसे राजस्व घाटा कहेंगे। लेकिन कुल प्राप्तियों में विदेशी ऋण शामिल नहीं होगा। जब कभी कुल खर्च में से कुल प्राप्ति निकाली जाए लेकिन विदेशी ऋण छोड़कर, तब जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? जब राजस्व घाटा में से ब्याज का भुगतान निकाल दिया जाए, क्योंकि जो ऋण है उस पर आप ब्याज देंगे, तो उसे कहते हैं प्राथमिक घाटा। अर्थात अगर किसी भी देश में ब्याज भुगतान, ऋण बढ़ रहा है तो ब्याज भुगतान बढ़ेगा, ब्याज भुगतान बढ़ेगा तो उस देश का प्राथमिक घाटा भी बढ़ रहा होगा। ठीक, तो जब प्राथमिक राजस्व घाटा में से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाता है तो जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्राथमिक घाटा। बात करते हैं राजकोषीय घाटा का। कुल राजस्व खर्च में से कुल राजस्व प्राप्ति निकाल दिया जाए उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये चार कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, आपको ध्यान देना है। बजट घाटा, जब कुल खर्च में से कुल आय निकाल दी जाए और खर्च ज्यादा हो, आय कम हो तो कहेंगे कि बजट घाटा है। जब खर्च और आय बराबर हो तो कहेंगे कि बजट घाटा शून्य है। जब आय ज्यादा हो, खर्च कम हो, कुल आय ज्यादा हो, कुल खर्च कम हो तो कहेंगे कि सरप्लस का बजट है। ठीक, सरप्लस का बजट कब होता है? सरप्लस का बजट कब होता है देश में? जब कभी बहुत ज्यादा मांग हो, मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा हो तो सरकार खर्चों में, तब सरकार व्यय में कमी करती है तो खर्च कम होता है। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? जब कुल खर्च में से कुल प्राप्तियां निकाल दी जाएं तो जो प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रहे विदेशी ऋण को छोड़कर, तब राजस्व घाटा प्राप्त होता है। जब राजस्व घाटा प्राप्त हो जाए तब आप प्राथमिक घाटा प्राप्त करते हैं। राजस्व घाटा में से ब्याज भुगतान, जो ऋण पर चुकाया जाता है, अगर उसे निकाल दिया जाए तो जो प्राप्त होता है उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? कुल राजस्व खर्च में से कुल राजस्व प्राप्ति, अर्थात राजस्व की प्राप्ति जितनी होनी है उससे ज्यादा राजस्व प्राप्त करने में अगर खर्च हो रहा है तो कहेंगे कि राजकोषीय घाटा है। ठीक, तो सरकार के पास आमतौर पर बजट घाटा होता ही है, राजकोषीय घाटा होता ही है। ऋण ज्यादा है, ब्याज भुगतान ज्यादा होगा तो प्राथमिक घाटा भी होगा। ठीक, तो ये चार कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो आइए मित्रों देख लेते हैं हम लोग कि ये जो बजट 2023-24 है उसमें राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटे का क्या अनुमान आया है। तो देखिए, एक साथ हमारे पास 3 वित्तीय वर्ष के आंकड़े होते हैं 2021-22 का राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटे का अंतिम वास्तविक आंकड़ा आ चुका है। और 2022-23 में बजट में जो अनुमान था उससे कुछ संशोधित आंकड़े आ चुके हैं और जो अनुमान है
2023-24 के बजट सत्र में क्या अनुमान है। तो देखिए 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.7% रहा, ये फाइनल आंकड़े आ चुके हैं। संशोधित आंकड़ा जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस समय हम लोग 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में अभी हैं, वहां 6.4% रहने का अनुमान है और 2023-24 में इसे कम करके 5.9% रहने का अनुमान है। और सरकार ने, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि 2025-26 तक इसे 4.5% से नीचे लाया जाएगा। तो राजकोषीय घाटा 2023-24 में 5.9% रहने का अनुमान है, 2025-26 तक 4.5% से नीचे लाने का टारगेट रखा गया है। इसे ध्यान रखेंगे कि अनुमान कितना है 5.9% का, और 2025-26 तक 4.5% से नीचे लाने का एक टारगेट रखा गया है। ठीक, बात करें अगर राजस्व घाटे की, तो जो उसके वास्तविक आंकड़े आए हैं 2021-22 में 4.4% रहा, माने अब ये फाइनल हो चुका है। 4.1% 2022-23 में रहने का अनुमान है और 2023-24 में राजस्व घाटा कह रहे हैं घटकर 2.9% तक रहने का अनुमान है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि अनुमान है और जो लगातार राजस्व घाटा कम हो रहा है। बात करें प्राथमिक घाटा, तो अभी पीछे हम लोग प्राथमिक घाटे की बात करके आए हैं कि राजस्व घाटा में से जब ब्याज भुगतान निकालेंगे तो प्राथमिक घाटा तो वास्तव में 3.3% था, पूरे जीडीपी का 3.3% प्राथमिक घाटा, और जो संशोधित अनुमान आया है वो 3% रहने का अनुमान है, और जो संशोधित आंकड़े आए हैं और जो 23-24 में अनुमान लगाया गया है वो है 2.3%। ठीक, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। बजट 2023-24 जिसका आकार, जिसकी राजस्वगत प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों की बात हुई, उसमें जो राजकोषीय घाटा है उसके 5.9% रहने का अनुमान है और राजस्व घाटा 2.9% रहने का अनुमान है और प्राथमिक घाटा 2.3% रहने का अनुमान है। ये तो 2023-24 के अनुमान हुए। संशोधित आंकड़े जो आए हैं 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.4% तक अनुमान है, राजस्व घाटा 4.1% तक अनुमान है और प्राथमिक घाटा 3% तक अनुमान है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे नोट करेंगे और जितनी गंभीर परीक्षाओं में जाएंगे, बड़ी परीक्षाओं में, वहाँ इन सब आंकड़ों से सवाल आने शुरू हो जाते हैं। और हाँ, ध्यान रखना है कि राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य किस फाइनेंशियल ईयर तक रखा गया है, 2025-26 तक रखा गया है। तो ये बहुत ही जरूरी आंकड़ा है, इसे आप इसी रूपरेखा में नोट करेंगे। ठीक, आप इसे इसी रूपरेखा में नोट करें, जल्दी से इसी रूपरेखा में अगर आप नोट करेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, चलिए, मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो चलिए मित्रों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो बजट 2023-24 है, इसे क्या कहा गया है, अमृतकाल का पहला बजट। 2022-23 से भारत में जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो कहा गया था कि अब अमृतकाल के लिए, अगले 25 सालों के लिए ये बजट बहुत ही रीढ़, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आधारभूत परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। और भारत में 75, आज़ादी के 75 साल से अगला 25 साल, माने 1947 साल, 2047 तक के अगले 25 साल तक के समय को कहा जा रहा है अमृतकाल। 75, आज़ादी के 75वें और 100वें वर्ष के बीच के समय को क्या कहा जा रहा है, अमृतकाल कहा गया है। और अमृतकाल की तैयारी चल रही है और ये बजट कहा जा रहा है 2023-24 अमृतकाल का पहला बजट है। ठीक, क्योंकि हम 76 ईयर में हैं। और देखिए, ये जो अमृतकाल कहा गया है उसमें अमृतकाल के लिए 3 विजन लिए गए हैं। अमृतकाल के लिए 3 विजन लिए गए हैं, अर्थात इस पूरे अमृतकाल में जो पहला बजट है उसमें 3 विजन पर काम किया गया है।
लिखा है कि युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर उत्पन्न करना, माने लगातार ऐसी पहल, ऐसे विकास योजनाएं, ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे युवा वर्ग पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि पूरी देश की जब आबादी में सबसे ज़्यादा युवा हैं और पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा युवा इंडिया में हैं, और हमारे देश के ये युवा भविष्य हैं और नागरिकों के लिए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। दूसरा, रोजगार सृजन में वृद्धि, और तीसरा, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण दिया जाएगा। अर्थात अमृतकाल के लिए सरकार ने 3 विजन तय किए गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे अमृतकाल के लिए ये 3 विजन कौन हैं, इसे आप नोट करेंगे। अमृतकाल के लिए 3 विजन बताए गए हैं इस बजट दस्तावेज में, बजट 2023-24 में। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी वित्त मंत्री ने सप्तर्षि की बात की है, सप्तर्षि की बात की है। अर्थात ये जो बजट है 2023-24 वो उसमें कुल 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है। वो 7 प्राथमिकताओं को ही, बजट की उन 7 प्राथमिकताओं को सप्तर्षि कहा गया है। ठीक, तो देखिए उसमें क्या क्या है। सप्तर्षि में समावेशी विकास है, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, इन सब में समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दूसरा, अंतिम छोर तक पहुंचना, अर्थात जो भी योजनाएं हैं वो अंतिम या देश के अंतिम आदमी तक, अंतिम नागरिक तक सुविधाएं पहुंचे, सरकार की जो भी व्यवस्था है वो पहुंचे। इसके अलावा युवा शक्ति, प्राथमिकताओं में युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, अर्थात जिसमें वित्तीय प्रबंधन करना, ये घाटे वटे कम करना, विकास भी करना है और वित्तीय क्षेत्र को भी सुदृढ़ करना है। इसके अलावा हरित विकास और क्षमता उभारना, अवसंरचना और निवेश। ये जो 7 प्राथमिकताएं इस बजट में ली गई हैं, जिसे अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है, उसी को ही सप्तर्षि कहा गया है। उसे ही क्या कहा गया? सप्तर्षि कहा गया है। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल आ सकते हैं कि 7 पिलर्स या बजट में 2023-24 में जो 7 प्राथमिकताएं बताई गई हैं, या सप्तर्षि में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे। अमृतकाल के लिए 3 विजन और 2023-24 के बजट में 7 प्राथमिकताएं, जिसे सप्तर्षि कहा गया है। चलिए आइए देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो बजट है, इस पूरे बजट में कहां से, किस हिस्से से कितना पैसा आएगा, और सरकार ने जो योजना बनाई है बजट में व्यय की, वो किस सेक्टर में कितना खर्च होगा। तो देखिए इस चार्ट के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रुपया कहां से आता है। आपको दिख रहा होगा रुपया कहां से आता है। अगर बात करें रुपया कहां से आता है तो 34% रुपया कहां से आ रहा है? ऋण और अन्य देयताओं से। अर्थात सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा जो धन खर्च होने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कहां से आ रही है? हम ऋण से प्राप्त करेंगे। ठीक, उसके बाद जो दूसरी बड़ी हिस्सेदारी है वो है 17% वस्तु और सेवा कर, अर्थात जीएसटी से प्राप्त करेंगे, वस्तु और सेवा कर से। और इसके अलावा आय कर से 15% और निगम कर से 15%। ठीक, तो जो मुख्य स्रोत हैं पूरे बजट में, सबसे ज्यादा 34%, अर्थात 100 रुपए में 34 रुपया कहां से प्राप्त करेगी सरकार? ऋण और अन्य देयताओं से। और दूसरा सबसे बड़ा मद है देश में, 17% जीएसटी से, माने वस्तु और सेवा कर तथा अन्य कर से प्राप्त करेगी। साथ ही साथ 15% अर्थात 15 रुपया कहां से प्राप्त करेगी? आय कर से, और निगम कर, कारपोरेशन टैक्स से 15 रुपये प्राप्त करेगी। तो इस पूरे बजट में ये प्रमुख मद हैं और छोटे मोटे मद हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा प्राप्त होगा सरकार के पास जो पैसा आएगा, ऋण और अन्य देयताओं से ऋण प्राप्त करेगी, और जीएसटी और अन्य टैक्सेस से वो 17% कवर करेगी, और आय कर से वो 15% और निगम कर से वो 15% खर्च प्राप्त करेगी। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे खास बात ध्यान देना है कि आय कर से कितना, निगम कर से कितना, जीएसटी और एंड टैक्सेस से कितना, अदर टैक्सेस से कितना, और आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा प्राप्ति का मद क्या है। और सबसे ज्यादा प्राप्ति का मद पिछली बार की तरह इस बार भी ऋण तथा अन्य देयताओं से है। ठीक, चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, इसे आप नोट कर लें, जल्दी से आप इसे नोट कर लें। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रुपया खर्च कहां होगा, माने पूरा जो 100% बजट है उसका भी आकलन है कि कहां खर्च होगा। उसमें जो सरकार का सबसे बड़ा खर्चे का मद है इस बार भी ब्याज भुगतान है। तो देखिए पूरे मनी में से 20% तो ब्याज भुगतान ही हो जाएगा। तो इससे कोई पूंजीगत प्राप्तियां, कोई एसेट्स तैयार नहीं होते हैं। ठीक, तो एक तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है कहां पर, 20% ब्याज भुगतान में, आप इसे नोट करेंगे। फिर जो सबसे बड़ी मद दूसरी है वो है 18% करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। केंद्र सरकार जो राज्यों को कर बंटवारा करती है उसमें 18% होगा। ठीक, फिर तीसरा बड़ा मद है 17% केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसमें खर्च होगा। ठीक, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9% खर्च होगा। 9% खर्च होगा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9% खर्च होगा। ठीक, अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो पूरे जीडीपी का 8% किसके लिए है, देखिए पूरे जीडीपी का 8% रक्षा क्षेत्र के लिए है और सरकार पर सब्सिडी का बोझ दिख रहा है 7%। ठीक, तो अगर आप देखा जाए तो जो सबसे बड़ी मद है प्राप्त होने वाली वो उधार और देयता, और जो सबसे बड़ी मद खर्च करने वाली है, सरकार इस साल सबसे ज्यादा खर्चा करेगी, अपनी पूरी आय में से 20% ब्याज भुगतान में खर्च करेगी। इससे पता चलता है कि ऋण बोझ अधिक है। ठीक, और दूसरी जो सबसे बड़ी मद है वो है राज्यों की हिस्सेदारी। केंद्र सरकार राज्यों को अपनी हिस्सेदारी देता है 18%। ठीक, और तीसरी बड़ी मद है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, और चौथी बड़ी मद है केंद्र प्रायोजित योजनाएं। और अगर बात करें कि पूरी जीडीपी का कितना प्रतिशत रक्षा क्षेत्र में है तो 8%, और सब्सिडी जीडीपी का 7% है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसे नोट करेंगे फटाफट। रुपया आता है और रुपया जाता है, ये बहुत ही जरूरी है, आप इसे नोट करेंगे। ठीक, फटाफट आप इसे नोट करें। ये जो सप्तर्षि 7 प्राथमिकताएं दी गई हैं उसमें जो थीम है वो है सबका साथ सबका विकास समावेशी विकास। सबका साथ सबका विकास समावेशी विकास। पूरे बजट में जो 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं उसमें क्या ध्यान रखा गया है, उसमें ध्यान रखा गया है सबका साथ सबका विकास और समावेशी विकास। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर देखा जाए तो देखिए पूरे सरकार ने क्या बताया है कि पूरे स्वास्थ्य और शिक्षा के खर्च में वृद्धि की गई है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीडीपी का 2.1% और शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 2.9% खर्च होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसे आप नोट करेंगे कि बजट 2023-24 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीडीपी का 2.1% और शिक्षा के क्षेत्र पर 2.9% खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। ठीक, आप इसे नोट करेंगे। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्चे में वृद्धि करते हुए सरकार ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीडीपी का 2.1% खर्च होगा और शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 2.9% खर्च करने का लक्ष्य है। ठीक, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे तो हम लोग बढ़ें आगे। चलिए बात करते हैं कि बजट 2023-24 में जो कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में नई उद्घोषणाएं हैं वो क्या हैं। तो देखिए कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में एक तो पशुपालन, डेयरी और मछली क्षेत्र, अर्थात कृषि का अर्थ अब व्यापक हो चुका है। कृषि का अर्थ, कृषि में अब पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र भी शामिल है। उसके लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण आवंटन की बात कही है।
20 लाख करोड़ रुपए ऋण आवंटन की बात कही है। अगर बात करें कि सरकार और इस फील्ड में क्या करेगी, तो पूरे देश में व्यापक रूप से भंडारण क्षमता में विकास करने की बात की गई है। पूरे देश में जो भंडारण, वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या है कि पूरे देश में भंडारण क्षमता, किसान जो उत्पादन करते हैं उनका भंडारण जिससे नुकसान न हो, या जब ज़्यादा पैदावार हो जाए तो उनको बाजार मूल्य अगर सही संरक्षित हो पाए तो बाद के समय में उन्हें अच्छा रेट मिल सकता है। किसानों की सुरक्षा इससे भी हो सकती है। ठीक। दूसरा, डिजिटल सार्वजनिक संरचना का निर्माण, जिससे कृषि, बागवानी, इन सब में मदद मिल सके। डिजिटल सार्वजनिक संरचना का निर्माण। इसके अलावा कृषि वर्धक निधि की स्थापना की बात कही गई है। कृषि वर्धक निधि की स्थापना की बात कही गई है, जिसमें उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में जो नए नए स्टार्टअप होंगे उनको सपोर्ट करना, उनको प्रोत्साहित करना। तो एक कृषि वर्धक नीति की स्थापना की बात कही गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, जो कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप होते हैं, उनके समर्थन और सपोर्ट की बात कही गई है। ठीक। तो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में एक तो पशुपालन, डेयरी, मत्स्यन, एग्रीकल्चर के लिए 20 लाख करोड़ रुपए ऋण आवंटन की बात कही गई है। भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए पूरे देश में विकास किया जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल सार्वजनिक संरचना का निर्माण किया जाएगा, जिससे कृषि, बागवानी, पशुपालन, इन सब में मदद हो सके, ज़्यादा शिक्षा और जागरूकता फैल सके। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टार्टअप हैं एग्रीकल्चर में, उनको बढ़ावा देने के लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की बात कही गई है। और बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के लिए बाकायदा 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बागवानी हरित कृषि के लिए, बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पर्यावरण, इकोसिस्टम को भी ध्यान में रखा गया है। 2200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है और सरकार पूरी तरह से फोकस है इस पर। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने की घोषणा की गई है और सरकार ने इस बजट में मोटा अनाज, मिलेट को श्री अन्न नाम दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे, मोटा अनाज को भारत में बजट 2023-24 में श्री अन्न कहा गया है और बाकायदा बजट में बताया भी गया है कि मोटा अनाज में किसे रखा जाएगा। ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी और सामा। देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी और सामा, इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है श्री अन्न और ये मिलेट हैं और भारत में मोटा अनाज की श्रेणी में आते हैं। ठीक। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, जिसे कहा गया है कि डेवलप करके एक्सीलेंस सेंटर, मोटा अनाज के लिए एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक। तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, जिसे एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। ठीक। मोटा अनाज के उत्पादन में अगर विश्व में भारत का स्थान देखें तो उत्पादन में भारत का पहला स्थान और निर्यात में, उत्पादन में भारत का पहला स्थान और निर्यात में पूरी दुनिया में दूसरा स्थान है। ठीक। तो देखिए, ये एक श्री अन्न योजना एक नई उद्घोषणा है। तो ये कहानी है समावेशी विकास की, सबका साथ सबके विकास की। जिस 7 प्राथमिकताओं पर सरकार ध्यान दे रही है, उसमें सरकार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण पर बल देगी, कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना करेगी और बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। मोटा अनाज श्री अन्न, इसके लिए भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ भारत में 20 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए ऋण पर जोर दिया गया है। इस पूरे बजट में ये प्रावधान किए गए हैं। तो ये कृषि योजना है, इसमें स्पेशली आपको ध्यान रखना है श्री अन्न और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ तक की बात आप मेरे ख्याल से नोट कर चुके होंगे, यहाँ तक की बात आप नोट कर चुके होंगे और हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर नोट्स बना रहेगा, तभी आप इस बजट पर आधारित टेस्ट जो वेबसाइट पर है उसे आप जाएंगे तो बहुत आसानी से देख सकेंगे। ठीक। तो देखिए, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में एक बहुत अनुभव पर आधारित 38 टेस्ट, 3800 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है। पूरे वनडे एग्जाम, जिन भी वनडे एग्जाम को आप जानते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए 38 टेस्ट लगाए गए हैं
और ये 38 टेस्ट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर उपलब्ध हैं। कुल 3800 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें हम लोगों ने पिछले 12 वर्षों के अपने अध्यापन अनुभव, बुक्स, जो बच्चों की समस्याएं हैं, ढेर सारी क्वेरीज, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया है। एक प्रकार से ये 3800 प्रश्नों की ई बुक है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयार की गई है। इसे आप ज्वाइन करें। आप बहुत से टेस्ट लगाए होंगे, लेकिन एक टेस्ट एक बार यहाँ भी जरूर लगाएं। बाकायदा टेबल है। पहले आप टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 उसके सिलेबस को देखें, उस सिलेबस को रिवीजन करें, फिर इस टेस्ट को लगाएं। किसी भी एग्जाम में वनडे एग्जाम के पहले, और ये लगातार अपडेट होता रहता है, किसी भी वनडे एग्जाम के पहले आप 30 दिन पहले बैठ जाएं, ये 38 टेस्ट लगा लें और एग्जाम दे करके चले आएँ। ठीक, तो ये जो जनरल टेस्ट सीरीज है इसे लगाना ना भूलें। और हाँ, आपके अपनी वेबसाइट स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन लगे हैं, जिसमें बहुत ही शानदार मूल्यांकन पद्धति है, टेस्ट फॉर्मेट में है और टॉपिक वाइज है। जिन टॉपिक पर प्रश्न लगाए गए हैं वो टॉपिक कंप्लीट है। अगर आप उसे पढ़ें और यहाँ जाकर के टेस्ट दें तो आपका 100% मूल्यांकन होता है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने क्या नई उद्घोषणाएं की हैं। एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले बजट से इस बजट में वृद्धि कही गई है, और दूसरा पूरे बताया गया है कि पिछले 9 वर्षों में, बजट में बताया गया है कि पिछले 9 वर्षों में पूरे देश में 157 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। अब उन्हीं 157 मेडिकल कॉलेज में 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए उद्घोषणा की गई है। इस बजट में 157 मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरू करने की घोषणा की गई है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक, और फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को और बढ़ावा दिया जाएगा, अर्थात दवाओं के विकास के लिए और भी रिसर्च बढ़ाए जाएंगे, उसकी बात की गई। तो 3 प्रमुख स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, 157 मेडिकल कॉलेज में 157 नर्सिंग कॉलेज, जिससे जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उसको हम तैयार कर सकें। साथ ही साथ पूरे देश में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मिशन शुरू करने की बात की गई है और फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। तो 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक, आप इसे नोट करेंगे। कितने नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? 157, एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा और फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये तो स्वास्थ्य के क्षेत्र की महत्वपूर्ण उद्घोषणा है बजट 2023-24 में। ठीक, चलिए बात करते हैं शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में क्या तैयारियां हैं, क्या घोषणा है। तो देखिए, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में सरकार ने बजट 2023-24 में जो उद्घोषणा की है, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की बात की गई है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की बात कही गई है। साथ ही साथ पंचायत और वार्ड स्तर पर पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अपने बजट में बताया है, इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। माने कहा, पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, बच्चों को पुस्तकों की पहुंच हो सके और अच्छे से बच्चों की पढ़ाई चल सके। ठीक, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्घोषणा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने बजट सत्र में, बजट में 2023-24 में पिछले 9 वर्षों के साथ कंपेयर किया है और बताया है कि पिछले 9 वर्षों की क्या उपलब्धियां हैं। उसमें बताया गया है कि पिछले 9 वर्षों में जो उपलब्धियां गिनाया है वित्त मंत्री ने इस बजट में, कि ग्रामीण घरों में 9 करोड़ जल के कनेक्शन दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर नल, उसके अंतर्गत 9 करोड़ जल के कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा 11.27 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 11.27 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाए गए हैं। पीएम किसान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ नकदी ट्रांसफर किया गया है। ठीक, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ व्यक्तियों को बीमा कवर किया गया है। 47.8 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं।
9.6 करोड़ लोगों को एलपीजी का कनेक्शन दिया गया है, एलपीजी का कनेक्शन दिया गया है और 102 करोड़ व्यक्तियों को 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं। ये पिछले 9 वर्षों में कंपेयर करते हुए सरकार ने 2014 से अब तक अपनी उपलब्धियों को गिनाने का प्रयास किया है और अपनी उपलब्धियां बताई हैं, कंपेयर किया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि भारत में पिछले 9 वर्षों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 गुनी से भी ज़्यादा हो गई है और वर्तमान में देश में जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय बताई गई है 1.97 लाख बताई गई है, 1.97 लाख बताई गई है। तो ये 9 साल के उपलब्धियों को गिनाया गया है और 2014 से इस साल के आंकड़ों के साथ क्या किया गया है, तुलना की गई है। ठीक, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। पिछले 9 वर्ष की उपलब्धियों में सरकार ने इस बजट में बताया कि ग्रामीण घरों में 9 करोड़ जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, 11.27 करोड़ स्वच्छ मिशन भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाए गए हैं, पीएम किसान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ नकदी ट्रांसफर किया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 44.6 लाख करोड़ 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर किया गया है और 47.8 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जनधन के खाते खोले गए हैं। 9.6 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीका लगाया गया है और साथ ही साथ पिछले 9 वर्षों में 1.97 लाख इस समय पर कैपिटा इनकम है भारत के नागरिकों की, जो पिछले 9 वर्षों में 2 गुना से भी अधिक हुई है और वर्तमान में पिछले 9 सालों में भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसने ब्रिटेन को पीछे किया है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे करके भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक, तो आप इन सारे आंकड़ों को लिखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, तो आप इसे नोट करेंगे फटाफट। नीचे आप नोट भी करेंगे कि सरकार ने जो 2023-24 में ग्रोथ रेट बताया है कि विकास दर रहने की अनुमान है वो 7%। देखिए, सरकार ने जो संशोधित आंकड़ा दिया है ग्रोथ रेट का कि जो विकास दर 2022-23 के बजट में रहने वाला है वो 7% और 23-24 में विकास दर 6 से 6.8% के बीच में रहने का अनुमान बताया है। तो देखिए, ये है विकास दर रहने का अनुमान 7% 2000 जो बजट सत्र चल रहा है और विकास दर रहने का जो अनुमान है अगले वित्तीय वर्ष में जिसके लिए आंकड़े आए हैं वो 6 से 6.8%। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है और सरकार ने ये भी बताया है अपने बजट भाषण के दौरान कि वर्तमान में भारत विश्व में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। तो भारत वर्तमान में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। ठीक, तो आप इन आंकड़ों को नोट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। ठीक, आप इन आंकड़ों को जल्दी से नोट करें, क्योंकि जितना प्रॉपर आप बेहतर नोट्स बनाएंगे आप उतनी आसानी से टेस्ट एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक, साफ साफ इन बातों को अलग अलग पॉइंट बना करके नोट कर लें। चलिए, मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब वो जो 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में बताई गई हैं उसमें एक प्राथमिकता यह है कि अंतिम छोर तक पहुंच। तो इसके लिए वित्त मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में कहा है कि भारत श्री योजना शुरू की जाएगी। ठीक, भारत श्री योजना शुरू की जाएगी। भारत श्री योजना क्या है? जो भी देश की पांडुलिपियां हैं उसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो भारत श्री योजना की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत देश की जो पांडुलिपियां हैं उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो एक तो ये घोषणा है महत्वपूर्ण। दूसरा, पूरे देश में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, वहां अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती, 38,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई है। 740 एकलव्य आदिवासी क्षेत्रों में जो आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं उनमें अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई है।
साथ ही साथ कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में कुछ सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं की बात कही गई है और उसमें वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। और विशेष रूप से असुरक्षित आदिवासी समूह जो हैं देश में, विशेष रूप से असुरक्षित जो आदिवासी समुदाय हैं उनका विकास के लिए मिशन की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए, बजट में जो 7 प्राथमिकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के अलावा अंतिम छोर तक पहुंच की बात है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसमें एक तो भारत श्री योजना है, जिसके अंतर्गत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 740 एकलव्य आदर्श विद्यालय में अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई है। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं में वित्तीय सहायता की बात की गई है और विशेष रूप से देश भर में असुरक्षित आदिवासी समूहों के विकास के लिए मिशन शुरू करने की, योजना शुरू करने की बात की गई है। तो ये अंतिम छोर तक पहुंच जो प्राथमिकता है, उसके लिए जो समाज के बिल्कुल निचले पायदान पर लोग हैं वहां तक भी आदिवासी समुदाय, अति आदिवासी समुदाय जो बहुत एरिया में ऐसे रहते हैं जहां तक सामान्य पहुंच लोगों की नहीं है, वहां तक की भी बात कही जा रही है। ठीक, तो आप इसे देखेंगे और इसे नोट करेंगे। फटाफट आप इसे नोट करेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं कि पूरे बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी नई उद्घोषणाएं की गई हैं। ठीक, तो एक तो बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सबसे पहली योजना है वो है मिस्टी योजना। ठीक, आप इसे नोट करेंगे, मिस्टी योजना, जिसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजेबल इनकम्स। आप इसे नोट करेंगे, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम्स। तो ये मिस्टी योजना इसका पूरा नाम है। तो आप तो सबसे पहले मिस्टी योजना का पूरा नाम लिखेंगे, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम। ठीक, इस पूरी योजना का उद्देश्य है समुद्र के तटवर्ती किनारों पर मैंग्रोव वनस्पतियों को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण करना। तो मिस्टी योजना तटवर्ती किनारों पर जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं उनके संरक्षण की बात की गई है, उसे और बढ़ावा देने की बात की गई है। ये आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र होते हैं और ये जो चक्रवात आते हैं उनके लिए फ्रंट लाइन का काम करते हैं और जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं वहाँ कुछ खास वनस्पतियां उगती हैं, उनके संरक्षण की बात कही गई है। ठीक, तो मिस्टी योजना मैंग्रोव क्षेत्र के वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए है। तो हमारे तटवर्ती किनारों पर जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं उनको और बढ़ावा देने का प्रयास, उन्हें और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर, इसका भी पूरा नाम आप लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमेलियोरेट ऑफ मदर अर्थ। प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर, पीएम प्रणाम योजना का पूरा नाम आप लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमेलियोरेट ऑफ मदर अर्थ। ठीक, आप जल्दी से पहले पीएम प्रणाम योजना का नाम लिखेंगे क्योंकि बेसिक सवाल तो यहीं से भी बन सकता है कि पीएम प्रणाम योजना का पूरा नाम क्या है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत सरकार ने घोषणा की है बजट में कि वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देना, कृषि प्रबंधन योजना, वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना। इस पूरे बजट में जो प्रावधान है, एक तो क्या करना है, 3 खास उद्देश्य हैं। मृदा की उर्वरता का संरक्षण करना है, दूसरा जो सरकार के सब्सिडी का बोझ है उसको कम करना है और लगातार जो वैकल्पिक पोषक तत्व हैं उनको कृषि में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जो जैविक उर्वरक है और रासायनिक उर्वरक है उन सब के प्रयोग का संतुलित उपयोग कराया जा सके, जिससे
एक तो मृदा की उर्वरता बची रहे, उसका संरक्षण हो सके और प्रकृति में उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसे रोका जा सके पर्यावरण पर। साथ ही साथ सरकार पर जो लगातार कृषि का सब्सिडी बोझ बढ़ रहा है उसे कम करना है। ठीक, तो ये है पीएम प्रणाम योजना। इसके अंतर्गत सरकार इकोलॉजी एनवायरनमेंट के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जैविक कृषि को प्रोत्साहित करेगी और जैविक उर्वरक या वैकल्पिक और दूसरे भी जो पोषक तत्व हैं उनका प्रयोग की बात कही गई है। इसे आप नोट करेंगे। इसके अलावा एक अमृत धरोहर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, घोषणा की गई है, जिसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित योजना है। आर्द्र भूमि जो नम भूमियां हैं जिसका संबंध रामसर सम्मेलन से है। ठीक, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित योजना है अमृत धरोहर। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में आर्द्र भूमियों के इष्टतम प्रयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही है सरकार ने कि अगले 3 वर्षों में हम आर्द्र भूमियों को प्रोत्साहित करेंगे और बेहतर तरीके से संरक्षित करेंगे। और इसके संरक्षण में अमृत धरोहर के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाएंगे, जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण, पर्यटन अवसर और आय, इन सबको बढ़ाने का प्रयास है। अमृत धरोहर में प्रयास है कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी की जाएगी जिससे जैव विविधता संरक्षित होगी, कार्बन जो उत्सर्जन है, स्टॉक है, उसमें कमी आएगी और पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही साथ आय बढ़ने की भी संभावना है जब स्थानीय समुदाय की भागीदारी द्वारा, तो पूरे देश में आर्द्र भूमियों का और अच्छी तरह संरक्षण हो सकेगा। तो देखिए, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम और मिष्टी, ये 3 प्रमुख योजना हैं, आपको ध्यान में रखना है। श्री अन्न योजना, भारत श्री योजना, मिष्टी योजना, अमृत धरोहर योजना और पीएम प्रणाम योजना, ये प्रमुख इस साल के बजट की योजनाएं हैं। अमृत धरोहर का संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है, जिसके अंतर्गत 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में आर्द्र भूमियों के संरक्षण को इष्टतम बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ स्थानीय समुदाय की इसमें भागीदारी ली जाएगी जिससे जैव विविधता का संरक्षण होगा, कार्बन स्टॉक में कमी आएगी, पर्यटन बढ़ेगा और आय में वृद्धि होगी। इतने समेकित उद्देश्यों के लिए अमृत धरोहर योजना चलाई गई है। पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत पृथ्वी माता के संरक्षण की बात की गई है, जिसमें जैविक उर्वरक, वैकल्पिक पोषक तत्व और रासायनिक उर्वरक का एक संतुलित प्रयोग की बात कही गई है। मिष्टी योजना के अंतर्गत मैंग्रोव वनस्पतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जितने भी तटवर्ती किनारे हैं उन तटवर्ती किनारों पर संरक्षण किया जाएगा, किसका? मैंग्रोव वनस्पतियों का, और उसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ठीक, तो ये 3 प्रमुख योजनाएं किससे संबंधित हैं? इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, सीधे सीधे पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी उद्घोषणाएं हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। ठीक, आइए जल्दी से देख लेते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मूल अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार ने क्या बजट में घोषणा की है। एक तो सरकार ने बजट में घोषणा किया है, देखिए, कि पूंजीगत निवेश में 33.4% की वृद्धि की गई है इस बार। माने जो पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसमें सरकार ने पिछले बजट की अपेक्षा 33.4% की वृद्धि करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है। 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है। अवसंरचना और निवेश में सरकार ने उद्घोषणा की है कि जो पूंजीगत निवेश व्यय है सरकार उसमें 33.4% की वृद्धि कर रही है और 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य उसने रखा है। ठीक, चलिए, इसके अलावा राज्य सरकारों को आधारभूत संरचना में सुधार के लिए 50 वर्षों तक ब्याज रहित ऋण दिए जाने की नई पहल शुरू की गई है। राज्यों में जो आधारभूत संरचना है वो उसमें सुधार हो सके, इसके लिए राज्यों को केंद्र सरकार 50 वर्षों तक के लिए ब्याज रहित ऋण सहायता देने का घोषणा किया गया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक बजट है। 2.4 लाख रुपए रेलवे विभाग को इस बार दिया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। ठीक,
इसके अलावा अगर बात करें कि शहरी अवसंरचना विकास निधि की, तो सरकार ने उद्घोषणा की है अपने बजट में कि शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत जो श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहर हैं, सिटीज हैं, उनकी आधारभूत संरचना में सुधार किया जाएगा। ठीक। इसके अलावा देखिए एक नई योजना की बात की गई है जो चक्रीय अर्थव्यवस्था माने अर्थव्यवस्था में रिसाइकलिंग बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। गोवर्धन योजना, गैल्वेनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, गोवर्धन योजना की बात कही गई है, जिसका उद्देश्य है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अर्थात अर्थव्यवस्था में रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। गैल्वेनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, अर्थात ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना जो रिसाइकिल हो सके, इसे और बढ़ाना। ठीक। इसके अलावा पूरे देश में 50 पर्यटन गंतव्य विकसित करना उद्देश्य रखा गया है। इस पूरे बजट में घोषणा की गई है कि देश में 50 पर्यटन गंतव्य विकसित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत देखो अपना देश, वाइब्रेंट विलेज, जो सीमावर्ती गांव हैं उन्हें विकसित करना, और यूनिटी मॉल पूरे देश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत उन्हें निर्यात की सुविधाएं और उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित करने की योजना है यूनिटी मॉल खोलना। तो पूरे देश में 50 पर्यटन गंतव्य विकसित करने की बात कही गई है इस बजट में। ठीक। तो गोवर्धन योजना और पूरे देश में 50 पर्यटन गंतव्य को विकसित करने का घोषणा की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की बात कही गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसके अंतर्गत जो कारीगर और शिल्पकार हैं, गांव में हथकरघा उद्योग में हैं, उन सबको बढ़ावा देना, जैसे कुंभकारी है, और रूरल एरिया में, गांव के एरिया में बहुत से हथकरघा उद्योग हैं, स्थानीय ये सब चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन कारीगर शिल्पकारों की मदद करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की बात कही है। ठीक। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना का संबंध कारीगरों की मदद करना है। देश में 50 पर्यटन गंतव्य विकसित करने हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा हो सके, और चक्रीय अर्थव्यवस्था, रिसाइकिल अर्थव्यवस्था में रिसाइकलिंग को बढ़ाने के लिए गोवर्धन योजना की बात कही गई है। इसके अलावा भारत में जो बजट 2023-24 है, उसमें पैन कार्ड को, जो हमारा पैन कार्ड होता है, उसे इंडियन आई कार्ड के रूप में मान्य किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। पैन कार्ड भी अब आई कार्ड के, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में यूज किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। ठीक। इसके अलावा कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जा रही है। कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल खोले जाने की घोषणा की गई है, और इसमें जो वर्तमान विश्व में बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन स्किल को सिखाने की बात कही गई है। नई पीढ़ी को रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम इसमें सिखाए जाएंगे। अर्थात वैश्विक आधार पर इंटरनेशनल सेंटर होंगे और वैश्विक आधार पर पूरे देश में लोगों को तैयार किया जाएगा। ठीक। ये स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं कि बजट में कुछ प्रमुख विभाग, उनके लिए कौन कौन से कितने कितने बजट आवंटित किए गए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट करेंगे। रेलवे को देखिए, रेलवे विभाग को 2.4 लाख करोड़ रुपए, जो सर्वाधिक है। ठीक। इसके अलावा पीएम मत्स्य योजना के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। पीएम मत्स्य योजना के लिए 600 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना को 79,000 करोड़ रुपए, जो पिछले से 66% वृद्धि है। बजट में पीएम आवास योजना में 66% की वृद्धि करते हुए 79,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ठीक। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 19,700 करोड़ रुपए, माने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना उद्देश्य है। और 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि 5 मिलियन टन ऊर्जा उपलब्ध कराना। ग्रीन एनर्जी 2030 तक देश में 5 मिलियन टन ऊर्जा ग्रीन एनर्जी से उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। ठीक।
कृषि क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करने का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे। अलग अलग विभागों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक, और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा मद किस क्षेत्र को दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा रक्षा क्षेत्र को दिया गया है। 5.94 लाख करोड़ रुपए, 5.94 लाख करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा रक्षा क्षेत्र को। दूसरा जो सबसे बड़ा मद है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को, और तीसरा है रेल मंत्रालय को। ये 3 बड़े विभाग हैं जिनको धन आवंटित सबसे ज़्यादा किए गए हैं। और रेल को तो अब तक का सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है। रेल को अब तक का सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे। रेलवे को अब तक का सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है। ठीक, आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कर व्यवस्था में क्या चेंजेस किए गए हैं। कर स्लैब में क्या परिवर्तन किया गया है, आयकर में क्या परिवर्तन किया गया है। तो देखिए, निजी कर और आयकर को काफ़ी सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत जो नई आयकर व्यवस्था लागू की गई है, जो पिछले बजट में लागू की गई थी, उसमें जो छूट की आय सीमा थी 5 लाख थी, उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था में जो छूट की आय सीमा 5 लाख थी, उसे 7 लाख कर दिया गया है। तो एक तो कर क्षेत्र में, आयकर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात है, आप इसे नोट करेंगे। नई कर व्यवस्था में आयकर छूट में जो आय 5 लाख थी, उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। ठीक, इसके अलावा अभी तक जो कर के 7 स्लैब होते थे, उसे कम करके केवल 5 स्लैब किया गया है। देखिए, 3 लाख रुपए तक नील जीरो दर है। उसके बाद 3 से 6 लाख तक अब जो दर है वो 5% की दर से टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख के बीच इनकम वालों को 10% टैक्स की बात कही गई है। और 9 से 12 लाख रुपए तक कमाई वालों को 15%, और 12 से 15 लाख की कमाई वालों को 20% टैक्स की दर की बात कही गई है। और 15 लाख से ऊपर के लोगों को 30% की दर से टैक्स लगेगा। तो अब 5 स्लैब हैं। 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख से ऊपर इनकम के लिए 30% की बात कही गई है। ठीक, तो ये पहले 7 स्लैब होते थे, अब इन्हें कम करके 5 स्लैब में बांटा गया है। और नई व्यवस्था के अंतर्गत एक और नई बात कही गई है। 5 करोड़ से अधिक आय पर जो उच्चतम अधिभार अभी तक 37% रखता था, अब उसे घटाकर 25% कर दिया गया है। 5 करोड़ से ज्यादा आय वाले लोगों पर जो उच्चतम अधिभार अभी तक 37% होता था, अब उसे कम करके 25% कर दिया गया है। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे, 25% कर दिया गया है। जल्दी से आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ छूट दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो बचत योजना थी, अभी तक अधिकतम जमा राशि 15 लाख रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना अधिकतम जमा राशि 15 लाख रुपए थी, अब बचत राशि अधिकतम जमा योजना उसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक वो छूट दिया जाएगा। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण, तो ये बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण आंकड़े थे। प्रॉपरली हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर वाइज उसे देखा, आंकड़ों की बात करी, प्रमुख योजनाएं जो इस बार उद्घोषित की गई हैं उस पर बात किया, अलग अलग क्षेत्रों के लिए क्या आवंटन है उस पर बात किया हम लोगों ने। और इसके बाकायदा आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर नोट्स बनाने में कोई दिक्कत हो तो दोबारा आप देखें और वीडियो पॉज करके आंकड़ों को जरूर नोट करें। ठीक, लेकिन बजट अगर आपको कम समझ में आए तो वो दोनों बेसिक क्लास देखें, फिर बजट 2023-24 देखें और अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जा करके बजट 2023-24 पर जो टेस्ट दिया गया है उसे जरूर लगाएं
और वो अपने आप में सभी वनडे एग्जाम, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए पर्याप्त टेस्ट है और उतने क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन आदत बना लें, रोज एक टॉपिक लगाए बिना न सोएं। साथ ही साथ आप वेबसाइट में जाकर के एक मिनिमम कास्ट पर उपलब्ध 3800 प्रश्न वाले 38 टेस्ट को किसी भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पूरा करके जाएं। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।